प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, आसियान के साथ जुड़ाव भारत की पूर्वोन्मुखी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से वर्ष 2030 तक व्यापार दोगुना होने की संभावना। सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण योजना के विकास के लिए लगभग 9,400 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय को मंजूरी दी। और अमेरिकी ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान का मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया कर रहा है। विदेश मंत्रालय में सचिव सौरभ कुमार ने कल शाम मीडिया को बताया कि भारत आसियान संबंधों का दर्जा पिछले वर्ष नीतिगत साझेदारी के स्तर तक बढ़ाए जाने के बाद आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ये भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और सहयोग का भविष्य तय करेगा। पूर्वी एशिया सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आसियान के साथ संबंध भारत की पूर्वोन्मुखी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ भविष्य की साझेदारी की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी से संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये मंच खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। श्री मोदी इन वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के लिए अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से आसियान क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए आज जकार्ता पहुंचे। उन्होंने आज इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मारसुदी से मुलाकात की। बैठकों में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर जकार्ता में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे, आपको तो बुखार है। कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि एक आधुनिक दूरदर्शी मुक्त व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन को वर्ष 2030 तक व्यापार दोगुना करने की साझा महत्वाकांक्षी के रास्ते पर मजबूती से खड़ा कर सकता है। एक समाचार एजेंसी को दिए विशेष भेंट में भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर भारत की चिंताओं को दूर करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर लंबे समय से मजबूत बनी हुई है और विभिन्न तरह के संघर्षों के बहुआयामी प्रभावों के बावजूद ये आगे भी मजबूत बने रहेगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने वैश्विक अनिश्चय के दौर में विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों की आवश्यकता और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार नीतियों के कारण उत्पन्न खतरों से जूझ रहे विश्व में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। एक प्राइवेट मीडिया संगठन से भेंटवार्ता में श्री मोदी ने ये बात कही। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया उपलब्ध कराया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए G20 के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने कहा कि ये मोबाइल ऐप हिंदी, जर्मन, जापानी और पुर्तगाली के अलावा संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाओं सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि भारत ने डिजिटल मिशन में दुनिया का नेतृत्व किया है और इस उपलब्धि को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। वहाँ पर जो है हमने 2 एग्जिबिट लगाए हैं। एक आरबीआई की तरफ से डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर ई करेंसी, ई रूपी आरबीआई ने शुरू किया है। साथ ही सिंपल क्रेडिट सिस्टम्स हैं, ई वॉलेट है जो कि टूरिस्ट यूज कर सकते हैं, या ट्रांस बॉर्डर पेमेंट्स हैं जो कि एनआरआईज यूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को उन्होंने वहाँ दर्शाया है। ऐसे ही डिजिटल जोन एक बनाया गया है जहाँ पर जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो या यूपीआई की है या आधार की है, इस तरह की सब उपलब्धियों को वहां पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले सभी मंत्रियों को G20 इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐप मंत्रियों को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ निर्बाध रूप से बातचीत करने में मदद करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। G20 इंडिया ऐप भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप 10 भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें हिंदी, जर्मन, जापानी, पुर्तगाली के अलावा संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। यह ऐप प्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और लोगों को शिखर सम्मेलन के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगा। मीडिया के लिए एक समर्पित अनुभाग है जिसमें प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज, फोटो, वीडियो इत्यादि शामिल हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष व्यवस्था की गई है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरिया ने बताया कि विदेशी प्रतिनिधियों के लिए विशेष निकास द्वार बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डा परिसर में दिशा सूचक विशेष संकेतक भी लगाए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले अपने सभी अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। हमारे यहाँ बहुत सारे देशों से यात्री आ रहे हैं, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स होंगे, उनके साथ डेलीगेट्स होंगे। हालांकि बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स एयरफोर्स स्टेशन पालम में आ रहे हैं। कुछ हेड ऑफ स्टेट्स दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे भी आ रहे हैं। वहाँ पे हमने खास व्यवस्था की है एयर साइड में उनके एयरक्राफ्ट्स को पार्क करने के लिए। जितने भी पार्किंग की जरूरत थी, हमने सारी पार्किंग की व्यवस्था की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में केवल नई दिल्ली और NDMC क्षेत्र ही प्रतिबंधित होंगे। ये प्रतिबंध 8 सितंबर से 10 सितंबर तक लागू रहेगा। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त SS यादव ने आज नई दिल्ली में बताया कि दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे 8 से 10 सितंबर तक पैदल, पिकनिक या साइकिलिंग गतिविधि के लिए इंडिया गेट या कर्तव्य पथ क्षेत्र में न जाएं। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन आधे घंटे के अंतराल पर चलेगी। सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट
मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशन आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मार्ग स्टेशन की पार्किंग 8 सितंबर को सुबह 4 बजे से लेकर 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। अभी अन्य सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग खुली रहेगी। भूपेंद्र और अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने बैटरी बिजली भंडारण योजना के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना में 40% तक की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2030-31 तक 4000 मेगावाट आवर बिजली भंडारण की परिकल्पना की गई है। ये बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। आज जो बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है और इसके ऊपर लगभग 3760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा। ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी। श्री ठाकुर ने बताया कि सरकारी सहायता योजना में इस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में 5 किस्तें वितरित की जाएंगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो कैपिटल कॉस्ट की 40% तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। कैपिटल कॉस्ट के 5 ट्रेंचेस में 2030-2031 तक दिया जाएगा। इसका एक और भाग ये है कि इसका लाभ सबसे पहले डिस्कॉम्स के लाभार्थियों को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिल सके। उनको 85% जो है पहले डिस्कॉम्स को देना होगा और जब डिस्कॉम्स की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो बाकी अन्य कंज्यूमर्स को उपलब्ध करवा सकते हैं। एक अन्य निर्णय में केंद्र ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि के रूप में 1164 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए। कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए। 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इसमें हुआ और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार प्रत्यक्ष रूप में मिल पाए। तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का। तो मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार जन्माष्टमी देश के कुछ हिस्सों में आज मनाई जा रही है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूएस ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, आसियान के साथ जुड़ाव भारत की पूर्वोन्मुखी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से वर्ष 2030 तक व्यापार दोगुना होने की संभावना। और सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण योजना के विकास के लिए लगभग 9,400 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।